Hello everyone, this is Labba Sahu and welcome to my channel CBSE Master. In the previous class we have discussed about the basic ideas of electricity such as what is electric current, what is electric charge, what is potential difference, etc. Okay. So in the today's class we are going to discuss about the remaining part of electricity. Okay. So my first topic is rheostat. So what is a rheostat? इट इज़ डिफाइंड एज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस. याद रखो इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस. किसी भी सर्किट के अंदर में अगर हमें रेजिस्टेंस को चेंज करना होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. ठीक है, दिस इज ए फिगर ऑफ रियोस्टाट. एंड ये रियोस्टाट का एक इम्पोर्टेंस क्या है, वोल्टेज को बिना चेंज कर भी हम रेजिस्टेंस को चेंज कर पाएंगे. ठीक है, सो दिस इज ए इंस्ट्रूमेंट which is also called as a variable resistance. ठीक है, जिसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका गाल्वानोमीटर. यहाँ पर देखो ये फिगर है गाल्वानोमीटर का. दिस इज ए फिगर ऑफ गाल्वानोमीटर. सो गाल्वानोमीटर क्या है, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट. किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, ठीक है, किसी भी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं गाल्वानोमीटर. ओके, नेक्स्ट आता है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओम्स लॉ. ठीक है, तो ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था हमारा वोल्टेज एंड करंट के अंदर में. तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, कोई भी अगर आपको यहाँ पर एक क्या है वायर है, वायर के अंदर अगर हमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना होगा तो हमें इसके अंदर क्या मेंटेन करना चाहिए, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना चाहिए. इसका मतलब क्या है, कोई भी वायर में करंट तब तक फ्लो होगा जब तक कि उसके पास एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा. तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में एक रिलेशनशिप लाया जिसको हम बोलते हैं कि ओम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो ओम ने क्या बोला, कोई भी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है, कोई भी सर्किट के अंदर जितना भी करंट फ्लो हो रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. और इसको हम रिवर्स करके लिख सकते हैं भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई. दिस इज कॉल्ड एज द ओम्स लॉ. अगर यहाँ पर आपका वोल्टेज इंक्रीजमेंट होगा तो करंट भी इंक्रीजमेंट होगा, अगर यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज होगा तो भी यहाँ पर करंट डिक्रीज होगा. ठीक है, और यहाँ पर फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज द फिगर ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ में ये जो आपका एक्स एक्सिस में वोल्टेज लिया गया है और जो वाई एक्सिस में लिया गया है आपका इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, फिगर से देख पा रहे हो आप, जैसे कि अब भी एंड आई का रेशियो निकालता हो, ग्राफ से भी एंड आई का रेशियो निकालता हो, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा. ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जबकि करंट इतना होगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा. ठीक है, अगर करंट इंक्रीज होकर आपका इस तरह से होता है तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा उसी तरह से इंक्रीज होगा. सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. तो साइमन ओम ने क्या दिया था, एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप दिया था वोल्टेज एंड एम्पेयर के बीच में. ठीक है, एंड इसको हम और भी लिख सकते हैं अच्छे से, जैसे कि so V directly proportional to I, or we can write as V equal to I into R, where R is called as the resistance of the conductor. So this is the required equation for Ohm's law, or Ohm's law can be written as V equal to I into R or V equal to IR. Okay. नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द ओम्स लॉ. जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं, दिस इज ए फिगर ऑफ ए सर्किट जहाँ पर एक रियोस्टेट लगा है, यहाँ पर एक की, ये बैटरी एंड ये एमीटर,
वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द ओम्स लॉ, लेट अस अज्यूम द वोल्टेज इन द वोल्ट मीटर इज V1, ठीक है, एंड एट दैट टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I1, ठीक है। अगर फिर से हम इसका जो वोल्टेज है वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं, वो V2 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड नेक्स्ट इसका जो करंट जो होता है ये I2 में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली इफ़ वी चेंज द वोल्टेज इन V3 एंड देन द करंट आल्सो चेंजेस टू I3। ये सभी में आप देखेंगे V1 बाई I1 इज इक्वल टू V2 बाई I2 होगा और इज इक्वल टू V3 बाई I3, ठीक है। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और साइमन ओम ने क्या बोला था, V बाई I जो है दिस इज ऑलवेज ए कांस्टेंट होगा जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ रेजिस्टेंस क्या है। अगर किसी भी एक कंडक्टर है, ठीक है, एक समझ लो कि कंडक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सभी फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो एन ऑपोजिशन फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है जो कि ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए रोक रहा है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस मीन नथिंग, इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो होने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, इसको रोकने के लिए जो क्वांटिटी होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड द साइन दिस, ठीक है। दिस इज ए सिंबल ऑफ ओम, ठीक है। सो 1 ओम रेजिस्टेंस इज सेड टू बी डन, ठीक है, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड which allows 1 ampere current to flow through it। इसका मतलब क्या है, from Ohm's law we know that V equal to IR, ठीक है, और R equal to क्या होगा, V by I, ठीक है। ये इक्वेशन से हम ला पाएंगे 1 ओम का वैल्यू क्या है। तो रेजिस्टेंस 1 ओम हम कब बोल सकते हैं, अगर यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन सा वो फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्ट होता है क्या, इट इज डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर। नेक्स्ट होता है आपका एरिया ऑफ वायर। नेक्स्ट होता है आपका नेचर ऑफ द वायर एंड लास्ट होता है आपका टेम्परेचर ऑफ द वायर। तो वो लेंथ के साथ, एरिया के साथ एंड नेचर के साथ एंड टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेटेड है, हम एक के बाद एक डिस्कशन करेंगे। पहले होता है आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन लेंथ ऑफ ए वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ जितना बड़ा होगा आपका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर द लेंथ ऑफ द वायर मोर इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स एंड मोर इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एरिया ऑफ ए वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर आपका एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। अगर एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन द नेचर ऑफ वायर, ठीक है। तो नेचर ऑफ वायर का मतलब क्या होता है, वायर जनरली आपका आता है कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है एंड इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो आपको देखिए कंडक्टर हैविंग ऑलमोस्ट नील रेजिस्टेंस, जैसे कि कंडक्टर में मोर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहाँ पर नील रेजिस्टेंस है उनके पास। सेमीकंडक्टर का हैव रेजिस्टेंस बट मीडियम टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इनके पास होता है, ठीक है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। एंड जो इंसुलेटर होता है दे हैव हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू द आपका जो कहता है एब्सेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस के वजह से इंसुलेटर के पास मोर रेजिस्टेंस होता है एंड कंडक्टर के पास क्या होता है, बहुत लेस इलेक्ट्रॉन
आपका होता है, रेजिस्टेंस भी इसका क्या होता है, बहुत जीरो होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ कैसे डिपेंडेंट होते हैं, देखो, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नंबर ऑफ कोलिजन्स इज मोर, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज मोर। इसका मतलब क्या है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस में किसी का रेजिस्टेंस अगर आपका 10 ओम होता, ठीक है, अगर इसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज होकर 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और 10 से ये 12 हो सकता है, नहीं तो 15 हो सकता है, जो भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर 2 एंड 3 रेजिस्टेंस का नंबर एंड टू एंड अगर कनेक्शन करेंगे, ठीक है, अगर इसको हम एंड टू एंड कनेक्शन करेंगे, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, अगर 2 एंड 3 रेजिस्टेंस को, ठीक है, अगर हम इस तरह से पैरेलली कनेक्शन करेंगे, ठीक है, इनको अगर हम पैरेलली कनेक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक बात याद रखना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, कोरेंट सेम होता है, ठीक है, कोरेंट सभी रेजिस्टेंस के तरफ जो जाते हैं सेम होते हैं। एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम एंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन कोरेंट रिमेन सेम, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, आपको अच्छे से इसको याद रखना होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, जो कि बहुत सारा रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो उसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फिगर में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये R1 रेजिस्टेंस है, R2, R3 एंड R4, दिस आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एंड यहाँ पर एक क्या लगा है, आपका बैटरी लगा है, ठीक है, बैटरी में तो यहाँ पर एक सेल लगा है जो कि ऑन होने से आपका यहाँ पर करंट फ्लो होगा। लेट emitter is connected here emitter is connected, ठीक है। एंड we know in series every resistance contains same amount of current. Let I amount of current is flowing through each resistance, okay. So from Ohm's law we get that for the first circuit, let voltage भी है हमारा V1 है, और इसके लिए क्या है V2 है, एंड थर्ड सर्किट के लिए क्या है V3 है, एंड फोर्थ सर्किट के लिए क्या है आपका V4, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी गेट दैट V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I तो यहाँ पर सेम है तो I इंटू R1, सिमिलरली V2 क्या हो जाएगा आपका I इंटू R2, सिमिलरली V3 इक्वल क्या हो जाएगा I इंटू R3, ठीक है। तो अभी अगर आपका सभी वोल्टेज को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर हम सभी वोल्टेज को ऐड करेंगे तो क्या होता है, देखो V1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, यहाँ पर V है जिसको हम बोलते हैं नेट पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशंस वी नो V इक्वल टू क्या है आपका IR इक्वल क्या है आपको यहाँ पर IR1 प्लस IR2, ठीक है, प्लस IR3, ठीक है। अगर इसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर I अगर यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे सभी से, I कट हो जाएगा आपका यहाँ से सभी से, तो R इक्वल क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो इसके लिए मैं अभी इक्वेशन डिराइव किया, क्या है, अगर यहाँ पर हम सभी का नेट रेजिस्टेंस लाना चाहते हैं तो उसका नेट रेजिस्टेंस अगर R है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेजिस्टेंसेस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। मैं अभी बताया आपको पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, आपका वोल्टेज सेम रहता है लेकिन करंट आपका अलग रह जाता है, ठीक है। तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल टू IR,
ठीक है। एंड जैसे कि आपको यहाँ पर वोल्टेज सेम रह जाते हैं, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपका आई क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर V बाई आर। सिमिलरली अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह देखेंगे, अगर इसके पास अगर I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 के पास अगर I2 करंट फ्लो हो रहा है, R3 के पास अगर I3 करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं अगर नेट करंट आपका I होगा, I इक्वल क्या हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। एंड यहाँ पर I के जगह पर क्या लिख सकते हैं आपको यहाँ पर V बाई आर, और V बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बाई आर अगर आपका कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको देखो यहाँ पर V बाई आर इक्वल टू, यहाँ पर भी हम V को कॉमन ले लेंगे 1 बाई R1, तो ये हो जाएगा 1 बाई R2 और ये हो जाएगा 1 बाई R3, ठीक है। और यहाँ पर V भी कट हो जाता है, ठीक है। और इसको हम अच्छे से लिखेंगे तो हो जाता है आपका रिकॉर्ड इक्वेशन क्या होगा आपका 1 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3. So this is the required equation for the resistances which are connected in parallel. Okay.